नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द यूनिक क्लासेस। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग झारखंड हिस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहे थे। झारखंड के हिस्ट्री के मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। आज उसी टॉपिक को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और झारखंड का मध्यकालीन इतिहास को आज हम लोग पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। हम आपको बता दें दोस्तों, या झारखंड के मध्यकालीन इतिहास से अगर संबंधित यह दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो को अगर आप नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। उस प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसका नाम है हिस्ट्री, अर्थात झारखंड हिस्ट्री। झारखंड हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई। उस सारी वीडियो को देखें। अगर सारी वीडियो को आप देख लेते हैं, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। और मेरा एक ही वीडियो बनाने का मेरा एक ही मोटिव रहता है कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो, आप ऐसा पढ़ें ताकि फिर किसी को पढ़ा सकें। आइए हम आपको कुछ इसकी सीमाएँ के बारे में बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यह बड़ा प्रॉब्लम होती है कि जो झारखंड हिस्ट्री है उनका जो नाम ऐसे ऐसे हैं जो याद करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन वास्तव में अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है नाम याद करने में। लेकिन आप अगर 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए, 2-4 बार पढ़ लीजिए, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं। आइए पहले वही नामों के बारे में जो आपको प्रॉब्लम होती वही नामों से पहले अवगत करवाते हैं। उसके बाद हम आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी हम बताएंगे। आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मध्यकालीन इतिहास जो भाग 2 आज चल रहा है, इसमें कौन कौन ऐसे शासक का वर्णन मिलता है। पहला अगर हम आपको बता दें तो होते हैं दुर्जन साल। तो आपके मन में चल रहा होगा कि दुर्जन साल के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जहांगीर का जिस समय शासन हमारे झारखंड में चल रहा था उस समय भी हम दुर्जन साल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो कोई बात नहीं, वहाँ भी उनका वर्णन है। और जब उनका बेटा आ जाता है शाहजहां, इसका भी वर्णन, दुर्जन साल का थोड़ा सा यहाँ वर्णन है तो आप पढ़ लीजिए। फिर दूसरा आता है शाहजहां। और उस समय बिहार के जो सूबेदार थे वो थे शाइस्ता खां। शाहजहां, प्रताप राय, इतिकाद खां, असफिया जबरदस्त खां, पंचेत के राजा, रघुनाथ शाह, हरिब्रह्मचारी, हरिब्रह्मचारी के बाद एक शासक होते हैं जिनका नाम होता है मेदिनी राय। फिर मिलता है औरंगजेब का वर्णन। इसके बाद दाऊद खां के बाद जो इनका वर्णन मिलता है वह मिलता है मनकली खां। दखेल सिंह। तो आप जो ये नाम देख रहे हैं, आपको इतने नाम से आज अवगत तो होने पड़ेंगे। दुर्जन साल, शाहजहां, शाइस्ता खां, प्रताप राय, इतिकाद खां, असफिया
जबरदस्त खां। पंचेत के राजा, जैसा कि आप लोग को पता है, पंचेत के राजा वही राजा हैं जो मानभूमि को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जैसा कि झरिया, कतरास, नावागढ़। उसमें से एक प्रमुख राज्य था जो था पंचेत राय, और पंचेत राज्य के राजा जो थे उन्होंने कपिला गाय को अपना राज्य प्रतीक बनाया था, वही पंचेत के राजा हैं। रघुनाथ शाह, हरि ब्रह्मचारी, मेदिनी राय, औरंगजेब, दाऊद खां, मनकली खां और दखेल सिंह, ये सब के बारे में आपको आज जानकारी प्राप्त करनी होगी। चलिए हम आप लोग को बता देते हैं कि दुर्जन साल के बारे में आप लोग को पहले ही पता है कि जिस समय कि जहांगीर का शासनकाल चल रहा था, जब जहांगीर का शासनकाल चल रहा था तो जहांगीर ने दुर्जन साल, जैसा कि आपको पता है कि दुर्जन शाह एक नागवंशी शासक थे। इसके पहले अगर आप देखें तो मधुकरण शाह थे। मधुकरण शाह के शासन चल जाने के बाद, अर्थात शासन खत्म हो जाने के बाद एक नागवंशी शासक का आगमन होता है जिनका नाम होता है दुर्जन साल। अब ये दुर्जन साल जो होते हैं वो जहांगीर को कर देने के लिए मना कर देते हैं। अब जहांगीर को जब कर देने के लिए मना कर देते हैं तो जहांगीर ने ऐसा अपने आदमियों से आदेश दिलवाते हैं कि उनको दिल्ली बुलाया जाए, अर्थात दुर्जन शाह को दिल्ली बुलाया जाए। और दिल्ली बुलाने के बाद उसे 12 साल ग्वालियर के किले में रखा गया। बाद में जहांगीर ने दुर्जन शाह को छोड़ दिए, क्योंकि दुर्जन शाह एक बहुत बड़े जो थे वो हीरे के बहुत बड़े पारखी थे, यही उनके अंदर गुण था। वही देखकर जहांगीर ने दुर्जन शाह को छोड़ दिए। उन्होंने दुर्जन शाह को जब छोड़े तो उन्होंने 6,000 कर देना भी स्वीकार किया, 6,000 कर देना स्वीकार किया। और इसी के साथ जहांगीर ने दुर्जन शाह को शाह की उपाधि भी दिए थे। तो वही दुर्जन शाह की बात कर रहे हैं। तो उनका जो बेटा जहांगीर का शासनकाल में दुर्जन शाह का, तो ये ऐसा चीज़ आप लोग देख ही चुके हैं। अब जहांगीर का बेटा जब आता है शाहजहां के शासनकाल में भी जहांगीर का रुतबा होता है। अब क्या होता है कि जब दुर्जन साल का जहांगीर के शासनकाल में दुर्जन साल का जो होता है वह राजधानी खुखरा होती है, लेकिन जब झारखंड में शाहजहां का शासन चलता है उस समय दुर्जन साल का जो होता है वह राजधानी दोईसा चली जाती है, अर्थात वे अपने राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं, एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरण कर देते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। अब आपके मन में ऐसा प्रश्न आ रहा होगा कि क्या इसके पीछे क्या कारण था कि उन्होंने अपनी राजधानी खुखरा से दोईसा को लेते गए? क्या कोई कारण था? हाँ भाई, कारण था, क्योंकि खुखरा एक सुरक्षित जगह नहीं था, लेकिन दोईसा एक सुरक्षित जगह था। अब आपके मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि दोईसा किस प्रकार से सुरक्षित जगह था, किस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वह एक सुरक्षित जगह था। तो हम आप लोग को बता दें दोस्तों कि दोईसा जो था वह 3 ओर पहाड़ों से घिरा हुआ था। 3 ओर जो था वह पहाड़ों से घिरा हुआ था, और एक ओर जो थी वो दक्षिणी कोयल नदी की प्रवाह थी, अर्थात एक ओर देख रहे हैं कि पानी का बहाव था, पानी से भरा हुआ था, और 3 ओर जो था वह पहाड़ों से घिरा हुआ था। तो कोई अन्य शासक इस पे इतने आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता था। और इतना ही नहीं, यहाँ इन्होंने 5 मंजिला, दुर्जन साल ने दोईसा में 5 मंजिला का निर्माण किया, 5 मंजिला इमारत का निर्माण किया। वर्तमान में अगर आप देखिएगा तो 3 मंजिला है, पहले 5 मंजिला थी, अभी 3 मंजिला है। इस मंजिला के चारों ओर खाई का निर्माण करवाया था, खाई का निर्माण करवाया था इस 5 मंजिला के बाहर, और इसमें पानी भरवाया था। ये तो सुरक्षित था ही पहले से, लेकिन इसे और सुरक्षित कर दिया ताकि इस पे कोई अटैक ना कर सके, सोच के इस पे भी कोई अटैक ना कर सके। अब बात आती है कि इसकी इस मकान, अर्थात हम लोग इस इमारत की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी, तो 42 मीटर इसकी लंबाई थी दोस्तों, और 42 मीटर इसकी चौड़ाई थी। लंबाई की बात करें तो 42 मीटर और चौड़ाई की बात करें तो 42 मीटर, अर्थात कह सकते हैं कि यह 42 मीटर अगर चौड़ाई थी और 42 मीटर लंबाई थी तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक XY टाइप का इमारत रहा होगा। इसकी जो मोटी थी दीवार, जो इसकी कितनी इंच मोटी थी, अगर ऐसा प्रश्न रहे तो 30 इंच इसकी जो दीवारों की मोटाई थी वह 30
33 इंच थी। 33 इंच दीवार की मोटाई थी और अगर लंबाई और चौड़ाई उस इमारत का पूछे तो 42 मीटर उनकी। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि दोस्ता एक सुरक्षित जगह था। इस पे अटैक करना किसी को उतना आसान नहीं था, किसी भी शासक इतना आसानी से इस जगह पे अटैक नहीं कर सकते थे। यही चीज़ को देखते हुए दुर्जन शाह ने दोइसा को अपनी राजधानी बनाई थी। उम्मीद है आपको दुर्जन शाह के बारे में चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग शाहजहां के बारे में। दुर्जन शाह के बाद एक नागवंशी शासक आते हैं जिनका नाम होता है प्रताप राय। प्रताप राय। और उस समय पूरे झारखंड में जो चल रहा होता है वह शाहजहां का शासन चल रहा होता है। अब शाहजहां के जो व्यक्ति थे अर्थात जो बिहार के सूबेदार थे वो शाइस्ता खां थे। अब ये शाइस्ता खां ने प्रताप राय अर्थात नागवंशी शासक पे अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं। अब आक्रमण के दौरान प्रताप राय हार जाते हैं, प्रताप राय की पराजित हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में ये हार मान जाते हैं। इसके बाद इसे पटना के इत्तेखाद खां को 1 लाख रुपये नजराना के रूप में देना पड़ता है और 2000 रुपये असफिया जबरदस्त खां को देना पड़ता है, 2000 रुपये। साथ ही साथ ये प्रताप राय जो थे वो मुगलों का हमेशा वफादार बन के रहना था इनको। तो आपको शाहजहां के बारे में, शाइस्ता खां के बारे में चीज़ें क्लियर हो गई, इत्तेखाद खां के बारे में चीज़ें क्लियर हो गई, प्रताप राय कौन थे आपको पता चल गया, असफिया जबरदस्त खान कौन थे आपको चीज़ें पता चल गई। अब हम लोग आते हैं पंचेत। जिस समय शाहजहां का शासन चल रहा था उस समय पंचेत के राजा, जैसा कि आपको हम अभी बताएं कि जो पहले मानभूम बहुत ऐसे क्षेत्रों में बट गया था, बहुत ऐसे राज्य में विखंडित हो गया था। नावागढ़, झरिया, कतरास, ये सारे जो राज्य हैं उसमें से एक प्रमुख राज्य था जो था पंचेत राज। इन्होंने पंचेत राजा को भी मुगल शासक नहीं छोड़ा। तो अगर वो उसको परेशान करने लगे, पंचेत के राजा को परेशान करने लगे, पंचेत के राजा को अगर परेशान करने लगे तो पंचेत के राजा ने अपनी राजधानी को चेंज कर दिए, अपनी राजधानी को एक जगह से दूसरे जगह चेंज कर दिए। और ये पंचेत के राजा यह भी स्वीकार किए कि हम आपको कर देंगे, अर्थात कर देने के लिए भी स्वीकार किए और इन लोगों के डर से अपनी राजधानी को भी चेंज कर लिए। अब आते रघुनाथ शाह। अगर रघुनाथ शाह की बात करें तो इतना हम लोग नागवंशी शासक देखें, नागवंशियों शासक में से एक नागवंशी शासक आते हैं रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह को नागवंशियों काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर पूरे नागवंशी काल का अगर सबसे जितना भी नागवंशी काल चला उसमें से सबसे बेस्ट काल कहा जाता है वह रघुनाथ शाह के काल को कहा जाता है। इन्होंने बहुत ऐसे हमारे झारखंड में काम किए, बहुत ऐसे इमारत बनाए, बहुत ऐसे मंदिर बनाए। अब मंदिर जैसा कि जगन्नाथ मंदिर एक फेमस मंदिर है जो कि झारखंड में है और ये बनाए थे वह रघुनाथ शाह बनाए थे। इन्होंने बहुत ऐसे काम किए जैसा कि आपको पता है जगन्नाथ मंदिर, बोड़िया में ये बनाए एक मंदिर का नाम है मदन मोहन मंदिर, ये रांची में पड़ती है। तो इन्होंने बहुत ऐसे इमारत भी बनाए। अब आते हैं हरि ब्रह्मचारी कौन थे। तो हरि ब्रह्मचारी भी एक मंदिर का निर्माण कराए थे। हरि ब्रह्मचारी जो थे वे एक मंदिर का निर्माण कराए थे और वो मंदिर बनाने में रघुनाथ शाह भी साथ दिए थे। उस मंदिर का नाम था राम सीता मंदिर जो ये रांची के चुटिया में है। रांची के चुटिया जगह पे अगर ऐसा प्रश्न कभी पूछ दिया जाए कि यह कितने ईस्वी में बना मदन मोहन मंदिर, तो 1682 ईस्वी में बना और ये जो बना राम सीता मंदिर वह 1685 ईस्वी में बना। तो हरि ब्रह्मचारी कौन थे, रघुनाथ शाह कौन थे, आपको चीज़ें क्लियर हो गया होगा।
अब हम लोग देखते हैं मेदिनी राय के बारे में कि मेदिनी राय कौन थे। तो मेदिनी राय जो थे वो एक चेरो शासक थे। मेदिनी राय ने रघुनाथ शाह पे आक्रमण किए हैं, अटैक किए हैं, और रघुनाथ शाह के बहुत ऐसी चीज़ें हैं, इन्होंने लूटपाट किया। मेदिनी राय ने लूटपाट किया, रघुनाथ से बहुत ऐसे चीज़ों को अपने पास ले आए। ये एक पलामू के थे, ये जो थे पलामू के थे, पलामू में चेरो शासक, पलामू के जो चेरो शासक में से एक थे जिनका नाम होता है मेदिनी राय। और मेदिनी राय ने रघुनाथ शाह पे अटैक करते हैं और बहुत सारे चीज़ों को अपने पास ले जाते हैं। इनके पास एक सुप्रसिद्ध छोटा नागपुर का दरवाज़ा होता है, वह भी अपने साथ ले आते हैं और पलामू किला में उस दरवाज़ा को रख देते हैं, उस दरवाज़ा को रख देते हैं। चूँकि ये होते हैं नागवंशी शासक और एक होते हैं जो ये होते हैं ये चेरो शासक। आप इसे शॉर्ट में समझिए कि चेरो शासक नागवंशी शासक पे अटैक करते हैं और नागवंशी शासक के पास एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध जो होता है एक दरवाज़ा होता है, छोटा नागपुर का प्रसिद्ध दरवाज़ा होता है। वह दरवाज़ा मेदिनी राय अपने पास लेते आते हैं और वो अपने किले में लगा देते हैं। लेकिन मेदिनी राय का बहुत दिन चला नहीं, इस पे औरंगजेब का जब शासन आया, अब यहाँ औरंगजेब का शासन आता है, शाहजहाँ का शासनकाल चल गया, अब आता है औरंगजेब का शासनकाल। औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी जो था दाऊद खां फिर मेदिनी राय पे अटैक करने के लिए सोचते हैं, अटैक नहीं करते हैं। इसके पहले मेदिनी राय ने इसके अधीन हो जाते हैं। अब मेदिनी राय का जहाँ राजधानी थी अर्थात पलामू का किला पे अब दाऊद खां का राज चलने लगता है, दाऊद खां का राज चलने लगता है, क्योंकि दाऊद खां जो थे दाऊद खां के अधीन मेदिनी राय हो गए थे। और मेदिनी राय फिर उस टाइम सरगुजा भाग गए थे। अब ये सरगुजा जो पड़ता है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अब ये सरगुजा भाग गए थे। अब दाऊद खां भी पलामू में ज़्यादा दिन रहे नहीं, मेदिनी राय को भगाकर पलामू में ज़्यादा दिन रहे नहीं दाऊद खां भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी दोस्तों। चलिए हम लोग बात कर रहे थे दाऊद खान ने इस दरवाज़ा को, वही दरवाज़ा है जो मेदिनी राय ने रघुनाथ शाह से छीने थे और फिर दाऊद खान ने मेदिनी राय से। तो मेदिनी राय से जो दाऊद खान छीने थे उस सुप्रसिद्ध दरवाज़ा जो छोटा नागपुर का दरवाज़ा था, वह दरवाज़ा को लेकर जाकर के दाऊद नगर की अपनी गड्डी में लगवाए, दाऊद नगर की अपनी गड्डी में लगवाए। अब ना तो दाऊद खां के पास या पलामू का किला बचा और ना ही मेदिनी राय के पास, क्योंकि यह पलामू का किला अब बिहार के सूबेदार के देखरेख में छोड़ दिया गया। हम आपको बता दें दोस्तों कि पलामू के किले में एक फौजदार को नियुक्त किया गया था, जिस फौजदार का नाम था मनकली खां को भी इस पलामू के किले से जो फौजदार नियुक्त किया गया था मनकली खां को भी यहाँ से हटा दिया गया। और जब यह बात मेदिनी राय को पता चला कि मनकली खां को हटा दिया गया है तो ये फिर वापस सरगुजा अर्थात छत्तीसगढ़ से आ जाते हैं और फिर पलामू के किले पे अपना रुतबा जमा लेते हैं। तो अगर हम लोग ऐसा देखते हुए ऐसा कहा जाता है कि मेदिनी जो राय थे वह चेरो शासक में से एक शासक थे और इन्हीं काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं कि दखेलसी कौन थे। दखेलसी जो थे वो रामगढ़ के शासक थे। रामगढ़ के जो शासक थे वो दखेल सिंह थे। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है। इसी तरह से इनकी जो रुतबा होती है अर्थात मुगलों की अब रुतबा जो होती है झारखंड में धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। जिस समय शाहजहाँ हमारे झारखंड में आए थे उसमें मुगलों का दबदबा काफ़ी ज़्यादा था और जिस समय इनकी मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो इस समय अब मुगलों का जो शासन हमारे झारखंड में होता है वह बहुत ही कम होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड में मुगलों का दबदबा काफ़ी कम है। चलिए
मिलते हैं हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।